हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप अच्छे होगे, पढ़ाई भी चल रही होगी अच्छी, है ना। आज मैं बोला था ना कि बजट लेके आऊँगा, तो बजट का जो टॉपिक है ना वो मैं 2 या 3 दिन में लेके आऊँगा। आप लोगों को इस तरीके का वीडियो दूँ मैं, ताकि आप लोगों को वन लाइन में याद हो जाए, या वन लाइन में ना रिवाइज कर लो आप लोग, है ना। तो फिलहाल अभी मैं पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ही मैंने रखा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप लोगों का अभी 24 का यूपीएससी भी आ रहा है। तो मैं सोचा चलो पॉलिटी से ही स्टार्ट करता हूँ, वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, और मेरा ऑप्शनल भी यही है। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ सब लोग जो, और प्लीज़ यार लाइक कर दो, करो यार वीडियो को, और शेयर भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है मुझे भी, है ना। तो ये हो गया अपना पहला चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो फिर स्टार्ट किया जाए, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना कि जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बट आप लोग को एक चीज, ये चीज पता है कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा था। ऑफिशियली नहीं था, बट एम एन रॉय ने सबसे पहले प्रस्तावना रखा था। समझ रहे हो? है ना। और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक नेता भी थे, है ना। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चलता था उस टाइम, तो उसका ये लीडर भी थे ये। ठीक है। अब जो है ऑफिशियली जब हुआ था, मतलब ऑफिशियली ये जो है ये 1935 में भारतीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, है ना। 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया गया था। अब ये थोड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इंग्लिश में, बोलो यार देखो क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग जो है ना हिंदी में समझने के लिए, बट मैं राइटिंग जो है ना इंग्लिश में कर दूंगा, समझा मैं हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा, है ना। और ऑफिशियली ये 1935 में प्रपोज किया गया था। और किनके बिहाफ पे? तो ये बिहाफ बिहाफ ऑन जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, ये 1935 में आईएनसी के थ्रू किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1938 मतलब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, आईएनसी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ रहे हो? हैं? तो मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये समझना, एडल्ट फ्रेंचाइजीज की, है ना। 1938 में बिहाफ ऑफ जवाहर लाल नेहरू।
अब आ जाओ, आगे क्या है। द- और जब ये नेहरू जी ने मांग किया तो लास्ट में ब्रिटिश सरकार ने संविधान, हाँ जब मांग हुआ तो जब ये मांग हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक सैन यार ये जो है ना, इसका हिंदी मुझे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर। जब ये मांग किया गया तो इसे एक्सेप्ट जो किया गया उसका अगस्त ऑफर नाम रखा गया, है ना। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1940 में, है ना। अगर ये आ जाए तो अगस्त ऑफर क्या है? तो ये है संवैधानिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रस्ताव है उसको बोला जाता है अगस्त ऑफर, है ना। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वतः हिस्सों में बांट दिया जाए, है ना। ये तो समझो मुस्लिम लीग का डिमांड था। डिमांड था कि डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constituent assembly, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League, है ना। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वतः हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया गया। समझ गया। अब आ जाओ composition of the constituent assembly। प्रस्ताव क्या रखा गया? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। टोटल स्ट्रेंथ कितना था? 389, जिसमें 296 सीट्स जो था अलॉटेड था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया 93 सीट्स जो था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट समझ में आ रहा है? इस पे अलग से एक बार ना टॉपिक लेके आऊंगा मैं, है ना। प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब था कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत प्रत्येक में से एक से किया जाना था। समझ रहे हो? मतलब जैसे 292 मेंबर थे, उनमें से 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड फोर फ्रॉम फोर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस फ्रॉम ईच, मतलब हर में से एक प्रांत को करना था।
हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्य के समूह की उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में पर एक सीट आवंटित की जानी थी। मतलब कहा जाए तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो प्रत्येक मतलब प्रत्येक 10 लाख पीपुल पे 10 लाख पीपुल पे एक सीट, वन सीट अलॉटेड था, है ना। और जितनी भी सीटें आवंटित मतलब डिवाइड किया गया था, इलेक्टेड किया गया था, निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता था। जितनी जनसंख्या है मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे किया जाता था। ये तो समझ ही गए। ये तीन समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और समान। समझ गए, मुस्लिम थे, सिख थे और एक जनरल जो भी थे, जो हिंदू थे, है ना। ये तीन समुदाय को अब आ जाओ। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाता था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है। अब देखो लास्ट में देखो, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। मतलब इलेक्शन का जो टाइम है, इलेक्शन टाइम कब रखा गया था? अगस्त 1946। ठीक है। अब ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित जितने भी डिवाइड सीट दिए गए थे वो 296 सीटों थे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया गया। अब क्या होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। मतलब सारे लोग भी थे, वुमेन्स भी थे। अब आ जाओ आगे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है। बट मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। सॉरी दोस्त। समझ रहे हो?
अब अलग मांग की, पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसमें इसीलिए बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब ये जो सभा बनाया गया था, ये मीटिंग जो बनाया गया था, सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट स्टेट की जो मांग कर रहा था मुस्लिम लीग, उसका एक अध्यक्ष बनाया गया। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्द में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका भाई, है ना। अब यहाँ से देखो, अब क्या थे। ऑन December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure. 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अब पहला पॉइंट क्या है? पहला ये है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा क्या था? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे और उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालक के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगे इन्हीं राज्यों को प्राप्ति होगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता विधि के समक्ष समता विचार एवं अभिव्यक्ति विश्वास भ्रमण संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यों पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता का अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब ये जो 8 पॉइंट है ना, ये टोटल जो है एडॉप्टेड किया गया 8 पॉइंट्स
adopted on Jan 22 1947, जनवरी 22 1947 को। है ना, है ना, इसमें मतलब अब आ जाओ चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद क्या क्या चेंज हुई। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए, है ना। मतलब 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट जो है पार्ट बन चुके थे असेंबली के। और फिर 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान कब आया था, मतलब कब पेश किया गया था, ये पॉइंट जो है ना आप लोग याद रखना। प्लान जो था 3 जून 1947। स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। जितने भी भारतीय हिस्से में मुस्लिम लीग आते थे वो भी असेंबली में शामिल हो गए। ठीक है, अब क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। मतलब ये जो अपना एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे 3 चेंजेस क्या क्या है, तो पहला है सभी को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया है। समझ रहे हो, सभा में पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, मतलब असेंबली वाज फुली सोवर्जियन बॉडी, है ना। which could frame any constitution it pleased। मतलब इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार देता है, एम्पावर देता है कि असेंबली का बदल सकता है या हटा सकता है या छोटा कर सकता है। ठीक है, हटा सकता है, समाप्त कर। दूसरा क्या था, संविधान सभा का एक विधायिकी भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा के 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। तो मतलब 2 विधायिकी बनी, जिसमें पहला जो था द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, और सेकंड क्या था, इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री, मतलब आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली पसंद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे।
मतलब समझ रहे हो, जब भी इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती, अगर मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में मिलती तो चेयर कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी मिलता तो इसका चेयर कौन करते थे, जीवी मावलंकर, है ना। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। और ये जो पूरा कार्य जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर, मतलब ये फंक्शन जो है लगातार चला 26 नवंबर 1949 तक। और इस टाइम तक टास्क जो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनाने का, वो पूरा हो चुका था। ठीक है। अब लास्ट क्या था, तीसरा क्या था, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, क्षेत्रों से हो चुके हो चुके सॉरी हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन प्लान के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। बताया था ना, रेशियो वाइज निकाला गया था। सॉरी यार। हाँ, तो मतलब 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को मतलब स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1947, है ना। अब आ जाओ थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख ले, है ना। फर्स्ट देखो, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापना किया। सेकंड, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इंडिया ने ध्वज कब अपना नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। और फिर आ जाओ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, नेशनल एंथम को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसी दिन 24 नवंबर 1950 को राजेंद्र प्रसाद पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फिर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख मतलब 64 लाख रुपया खर्च आया। तब जाके 2 साल मतलब 2 ईयर 11 month and 18 days
और इसमें टोटल जो है 11 बार सेशन हुआ, है ना। और 60 कंट्री से 60 कंट्री से कंसीडर किया गया। और 114 दिन में कंसीडर हुआ ये। 60 कंट्री से संविधान लिया गया है अपना, और सब में से थोड़ा थोड़ा सा उठाया गया है, और 114 बैठक हुई है, मतलब 114 बार इसको विचार करना होता है, मतलब बैठक में ही, है ना। फाइनली 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, है ना। समझ रहे हो। अब आ जाओ कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमिटी क्या क्या हो, तो मेजर कमिटी क्या क्या है। यूनियन पावर्स कमिटी किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने। संघ शक्ति समिति, फिर क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, थर्ड क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्याकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्श दाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत मतलब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरिया सरदार पटेल। अब इसको सब कमेटी में कैसे कैसे है ये देखो। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, याद रखना ये सब, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी करती है यहाँ से। अल्पसंख्या उप समिति एच सी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति एवी ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति राज्य से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इसमें समझाने का तो है नहीं, बट ये रटने का। अब माइनर सब कभी कमेटी बनी थी, ये है ना। अब माइनर कमेटी में क्या क्या था। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर, है ना। वित्त एवं मतलब संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। हाउस कमेटी आपका बी पत्ता भाई सीतारमैया। एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रीडेंशियल कमिटी अलादी कृष्ण स्वामी
अय्यर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी, ये भी रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हो गया संविधान का प्रभाव में आना। अब क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से प्रस्ताव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। यार अगर बोलने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ ना, तो हिंदी ट्रांसलेट करने के कारण है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगर कहीं गलती लगे तो बताना। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशनल एज मतलब सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेखन उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया हुआ, स्वयं को संविधान सौंपा। और इसी तरह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को 398 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, B.R. Ambedkar. This brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the Constitution of India is also known as the modern Mannu. मतलब भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता था। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मन्नू की संज्ञा भी दी जाती है। अब आ जाओ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लास्ट है ये। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन को 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। है ना, लाहौर सेशन 1930 को, सॉरी 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस के मतलब पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब क्रिटिसाइज भी होना था, बहुत सारे हुए। अब क्रिटिसाइज जैसे समझो, अब बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब नहीं था इन लोग। और आलोचना ने दलीलों दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं था क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा बेशक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव, आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे नॉट अ सोवर्जिन बॉडी, फिर टाइम कंज्यूमिंग, सो मच टाइम कंज्यूमिंग, समय की बर्बादी भी हुई है। मतलब संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शनों के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने कहा अपवहन समिति कहा। अब डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस का प्रभुत्व हुई। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलील देश का एक दलील निकाय और वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व, कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय की प्रतिनिधित्व किया। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग का करवा दिया है यार। इसको ना आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी रट लेना क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है ना। और मैंने हिंदी में भी करवा ताकि आप लोग का कंप्लेन ना रहा। थोड़ा प्रॉब्लम हुई हिंदी में, बट कोई नहीं, आप लोग समझोगे इस बात को, है ना। नेक्स्ट हम लोग प्रियम्बल पे लेके आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ना। उसके पहले मैं आप लोग को बजट का मैं दे दूंगा और बिहार बजट भी दे दूंगा, है ना। चलो थैंक यू, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू।